हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं आज यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर यूनिट 2 का टॉपिक लेके आया हूँ, कार्सिनोजेंस इन द एयर। आज हम लोग देखेंगे कि कैंसर कैसे हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, ठीक है, और ये किस किस तरीके से हमारे बॉडी को डैमेज करता है। अब जब बात कार्सिनोजेंस इन द एयर की बात हो रही है तो एयर में कौन कौन से कार्सिनोजेंस फैले हुए हैं उसको हम लोग डिटेल में जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन जानेंगे कैंसर क्या होता है। कैंसर एक ग्रुप ऑफ डिजीज है विच जेनेटिकली डैमेज सेल, जो सेल्स को डैमेज करता है उसको प्रोलिफरेट करता है ऑटोनोमसली। प्रोलिफरेट मतलब बढ़ते जाता है, ठीक है, जहां पे भी फैलेगा बढ़ते चला जाएगा। डैमेज के आधार पे जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं या तो वो बेनाइंग होते हैं या मैलिग्नेंट होते हैं। बेनाइंग और मैलिग्नेंट एक प्रकार का ट्यूमर का नाम है। जब कोई सेल्स एबनॉर्मली ग्रो करे, ठीक है, तो उसको हम लोग कैंसर कहते हैं। लेकिन वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है बेनाइंग जो एक ही जगह पे ग्रो करता है, और एक होता है मैलिग्नेंट, वो ग्रो करने के बाद पूरे बॉडी में फैल जाता है। देखिए, बेनाइंग ग्रो स्लोली आर लिमिटेड टू ए स्पेसिफिक लोकेशन, ये एक ही लोकेशन पे रह जाता है। लेकिन मैलिग्नेंट जो होता है वो फैटल होता है, डेंजरस होता है। वो माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह ब्लड और लिम्फ वेसल्स के द्वारा, इसीलिए उसको मेटास्टेसिस भी कहा जाता है। मेटास्टेसिस मतलब एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करना, ठीक। अब आते हैं कार्सिनोजन, जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है। एक सब्सटेंस है जिसमें ऑर्गेनिज्म और एक्सपोजर दैट कैन कॉज कैंसर। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो, जो कैंसर से हानि जिसको पहुंचता है और जिसके द्वारा कैंसर होता है, उसी को हम लोग कार्सिनोजन कहते हैं। वो एक सब्सटेंस होता है, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिज्म्स ऑफ कार्सिनोजेनेसिस। तो ये 3 स्टेज में होता है। एक होता है इनिशिएशन, प्रमोशन, तीसरा होता है प्रोग्रेशन। आइए हम लोग देखते हैं इनिशिएशन क्या होता है। इनिशिएशन एक फर्स्ट स्टेज है, ऑकर ड्यू टू म्यूटेशन और इरिवर्सिबल चेंज इन ए सेल caused by an initiating agent that cause damage to DNA। एक इनिशिएटिंग एजेंट है जो कि केमिकल के रूप में है। ये जब बॉडी के अंदर जाता है ये डीएनए को डैमेज कर देता है, उसके अंदर में म्यूटेशन लाके, ठीक है। यदि डीएनए डैमेज हो जाएगा तो पूरा सेल्स ही डैमेज हो जाएगा। म्यूटेशन का मतलब होता है सडन हेरिटेबल चेंज। अब वो चेंज किस में होगा, किसी जीन में होगा, किसी डीएनए में होगा, ठीक। तो इस तरीके से केमिकल के द्वारा सडन चेंज होता है। ये हो गया इनिशिएशन प्रोसेस। प्रमोशन एक सेकेंड स्टेज है, क्लोनिक एक्सपेंशन ऑफ द म्यूटेटेड सेल टू ए बेनाइंग ट्यूमर। जो सेल डैमेज हुआ है वो सेल अब क्या करता है, एक्सपेंड करता है, क्लोनिक एक्सपेंशन, वो बढ़ रहा है और वो बेनाइंग ट्यूमर में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन एक ही जगह में बढ़ रहा है। अब प्रोग्रेशन क्या होता है, एक थर्ड स्टेज है, ये ऑटोनॉमस है। वो जो बेनाइंग ट्यूमर क्लोनिक एक्सपेंशन हो रहा था अब वो चेंज हो जाएगा मैलिग्नेंट ट्यूमर में। अब वो एक जगह से दूसरे जगह प्रोग्रेस करेगा, फैलेगा। तो पहले तो आपका सेल डैमेज हुआ, सेल डैमेज होने के बाद वो क्लोन के रूप में बढ़ने लगा, प्रोलिफरेट करने लगा, और उसके बाद एक जगह से दूसरे जगह जाने लगा, जिसको हम लोग मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं, ठीक। अब बात आती है, ये तो मैकेनिज्म थी टाइप ऑफ कैंसर की, तो ये तो बस बेसिक हम लोग देख रहे हैं। एक होता है कार्सिनोमास, यदि कोई एपिथेलियल टिश्यू डैमेज हो उसको हम लोग कार्सिनोमास कहते हैं। ल्यूकेमिया, ये बोन मैरो में पाया जाता है, जिसको हम लोग ब्लड कैंसर कहते हैं, क्योंकि बोन मैरो में ही ब्लड का फॉर्मेशन होता है। लिम्फोमास इन लिम्फ नोड एंड स्प्लीन, यदि ये लिम्फ नोड और स्प्लीन को डैमेज करेगा उसको हम लोग लिम्फोमास कहते हैं। सार्कोमास, ये कनेक्टिव टिश्यू को डैमेज करता है। अब ये तो थी कार्सिनोजन की बेसिक इंट्रोडक्शन वाली बातें। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कार्सिनोजेंस के कुछ टाइप्स होते हैं। एक होते हैं नेचुरल कार्सिनोजेंस, एक होते हैं एंथ्रोपोजेनिक कार्सिनोजेंस। अब नेचुरल कार्सिनोजेंस जो होता है मेड बाय लिविंग सेल, ये लिविंग सेल्स द्वारा बनता है। सम ऑफ दीज आर मेटाबोलाइट्स ऑफ ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट्स के मेटाबोलाइट्स हैं, फंजाई के पार्ट हैं, बैक्टीरिया के पार्ट। और यू भी है
वो भी एक नेचुरल कार्सिनोजन है। क्यों? क्योंकि ये नेचर के द्वारा पाया जाता है, यूवी रे, सनलाइट। एंथ्रोपोजेनिक कार्सिनोजन में बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे बेंजीन, बेंजो अल्फा पायरिन, जिसको हम लोग BAP कहते हैं, पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनोक्लोरीन, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके अंदर आते हैं आर्सेनिक, क्रोमियम, रेडन, निकल, कैडमियम एंड रेडियोन्यूक्लाइड्स प्रेजेंट इन एम्बियंट एयर। ये सब हवा में पाए जाते हैं, पर्टिकुलरली इन डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन इन्वायरमेंट, और ये हवा में फैलते हैं और हवा के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह ह्यूमंस के बॉडी में प्रवेश करते हैं और कार्सिनोजेंस का काम करते हैं। अब हमारा टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा कि कार्सिनोजेंस इन द एयर है क्या। तो अब स्टार्ट करते हैं, एक एक को हम लोग डिटेल में जानना। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ए फोटो कार्सिनोजन, ये भी एक नेचुरल कार्सिनोजन है, जिसको हम लोग फोटो कार्सिनोजन भी कहते हैं। होता क्या है कि यूवी रेडिएशन स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी इन आवर बॉडी। विटामिन डी हमारे बॉडी में यूवी रेडिएशन के द्वारा पाया जाता है, लेकिन ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है उसके प्रोडक्शन को। लेकिन ज़्यादा यूवी रेडिएशन होगा तो कॉज होगा सेवरल टाइप ऑफ स्किन डैमेज, इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन ऑफ स्किन ट्यूमर भी हो सकता है, स्किन कैंसर भी हो सकता है, एंड मेलानोमा भी हो सकता है। ठीक, यदि यूवी रेडिएशन बढ़ेगा, हमारे बॉडी में ज़्यादा फैलेगा, तो ये सब बीमारी देखने को मिलेगा। यूवी रेडिएशन इज कंपोज्ड ऑफ 3 वेवलेंथ, वो 3 वेवलेंथ में होते हैं, UVA, UVB, UVC, सबका अपना अपना वेवलेंथ है। जो वाइल UVC जो इज नॉट ए कंसर्न फॉर स्किन कैंसर, ये स्किन कैंसर के लिए नहीं है, लेकिन UVA-B कॉज टैनिंग, बर्निंग एंड फोटो एजिंग। टैनिंग का मतलब होता है कि आपके चेहरे पे काला धब्बा आने लगेगा, ईचिंग होगा, बर्निंग होगा, फोटो एजिंग, देखने में आप बूढ़े लगोगे। ठीक है, तो ये होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण। आइए, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, अब ये क्या होता है? ये नेचुरल सोर्स है PAH का। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इंक्लूड फॉरेस्ट फायर, जंगल जले, वोल्केनोज, ज्वालामुखी फटे या बायोसिंथेसिस हो। अब ये होता क्या है, pH कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर इज 10 to 4 या 6 टाइम्स हायर देन द TCDD। TCDD क्या होता है? 2, 3, 7, 8। अब ये 4 है, 2 पे भी क्लोरो है, 3 पे भी क्लोरो है, 7 पे भी क्लोरो है, 8 पे भी क्लोरो, इसलिए इसको टेट्राक्लोरो कहा गया। ठीक, डाइबेंजो डाइऑक्सीन। अब डाइबेंजो का क्या होता है कि 2 जगह पे बेंजो है और 2 जगह पे डाइऑक्सीन है, इसीलिए और इस पूरे कंपाउंड को TCDD कहा गया। इससे भी ज़्यादा कंसंट्रेशन में PAH पाया जाता है। ठीक, 10 to 4 या 6 टाइम्स हायर। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड्स। ये एक सिंथेटिक केमिकल है, जिसके अंदर आते हैं पॉलीक्लोरीनेटेड बाइफिनाइल्स, जिसको PCB कहते हैं, पॉलीक्लोरीनेटेड डाइबेंजोडाइऑक्सीन एंड फ्यूरेंस। ठीक है, ये सब ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड है। ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड्स में आते हैं, जैसे DDT, लिंडेन, अल्ड्रीन, डाइल्ड्रीन। ठीक है, तो ये सब जो होते हैं कार्सिनोजेंस का काम करते हैं जब एयर में प्रदूषित होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बाप, BAP, बैप भी बोल सकते हैं, बाप भी बोल सकते हैं। ठीक है, बेंजो अल्फा पायरिन इज इनिशियली ऑक्सीडाइज टू सेवरल एरिन ऑक्साइड्स एंड फिनॉल। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज करता है किसको? एरिन ऑक्साइड्स को या फिनॉल्स को। BPDE 7,8 डाईहाइड्रोक्सी 9,10 इपॉक्सी 7,8 9,10 टेट्रा हाइड्रो बेंजो अल्फा पायरिन, इसी को BPDE कहा जाता है। बहुत ही छोटा नाम है, आपको याद हो जाएगा। मोस्ट कार्सिनोजन फॉर्म होता है ऑफ बेंजो अल्फा पायरिन। बेंजो अल्फा पायरिन का सबसे ज़्यादा जो कार्सिनोजेनिक फॉर्म होता है वो BPDE होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो एयर में फैलने के बाद हमारे बॉडी के लिए बहुत ही घातक है। नाइट्रोसामाइन्स एक निकोटीन डिराइव कंपाउंड है, ये पाया जाता है टोबैको में। निकोटीन डिराइव नाइट्रोसा अमाइनो कीटोन, जिसको NNK भी कहा जाता है, इसमें मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वन साइड में और एक साइड में कीटोन ग्रुप रहते हैं। ठीक है, नाइट्रोसो अमाइनो कीटोन में एक साइड में मिथाइल ग्रुप पाए जाते हैं, एक साइड में कीटोन ग्रुप पाया जाता है, और हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक होता है।
और ये निकोटीन में पाया जाता है। आर्सेनिक, यदि वॉल्केनिक इरप्शन हो या स्मेल्टिंग हो किसका, ओर्स का, किस किस ओर्स का, कॉपर का, लीड का, कोबाल्ट, निकल, जिंक, गोल्ड या सिल्वर, इन सब का यदि स्मेल्टिंग हो तो वहाँ से आर्सेनिक निकलते हैं। किसी भी पावर प्लांट में यदि फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग हो रहा है या हाउस होल्ड, ये सभी सोर्स होते हैं आर्सेनिक का। और ये 20th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट का, ये याद रखना। ये एक्यूट होते हैं, बहुत ही पॉइजनिंग होते हैं। ये बॉडी में जाएगा तो वॉमिटिंग होगा, ड्राइनेस होगा ऑफ माउथ एंड थ्रोट, टिंगलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट, बच्चे लोग का देखते हैं उंगली और पाँव मुड़ने लगता है, टिंगलिंग होता है, नर्वस वीकनेस, ये सभी रीज़न होते हैं आर्सेनिक के प्रेजेंस में। नेक्स्ट आता है रेडॉन, जिसको रेडॉन 222 भी कहते हैं, और ये डीके ऑफ रेडियम से बनता है, जिसको 225 कहते हैं, इन द यूरानियम चेन। एक यूरानियम का चेन है, यदि उसमें डीके हुआ 225 रेडियम से तो वहाँ पे रेडॉन बनते हैं। रेडॉन डॉटर, जो रेडॉन है इमिट करता है अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशन, तीनों टाइप के रेडिएशन रेडॉन इमिट करता है। ये लंग ट्यूमर में कॉज करता है, ये ट्रैकियल और ब्रोंकियल एपिथेलियम को ट्रिगर करता है, अफेक्ट करता है, मतलब ये लंग्स को कॉज करता है रेडॉन। नेक्स्ट आते हैं कैडमियम। कैडमियम का मेन सोर्स होता है वॉल्केनिक एक्टिविटी, ज्वालामुखी फटने से। कुछ फॉस्फेट फर्टिलाइजर भी कैडमियम को कंटेन करके रखते हैं। लंग एब्जॉर्ब करता है 40 to 60% ऑफ कैडमियम इन टोबैको स्मोक। टोबैको स्मोक से 40 से 7% कैडमियम जो होते हैं वो हमारे लंग्स तक पहुंचते हैं। ठीक, अब आती है निकल। निकल जो है ये 24th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है, जो कार्सिनोजेंस में हेल्प करते हैं, जो हमारे बॉडी को डैमेज करते हैं। मान लीजिए हवा बह रही है, उसके डस्ट के द्वारा, वॉल्केनिक इमिशंस के द्वारा, फॉरेस्ट फायर के द्वारा या वेजिटेशन, ये सब सोर्स होते हैं निकल के। कोल, डीजल, फ्यूल ऑयल, वेस्ट इंसिनरेशन आर एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ निकल, ये ह्यूमन्स के एक्टिविटी के कारण भी होते हैं। ये लो इमिशन कॉज करते हैं, जिससे जैसे टोबैको से। डेंटल या ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट, मान लीजिए दांत लगवा रहे हैं या किसी इंस्ट्रूमेंट के कारण आप उसका यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से भी निकल का सोर्स होता है। स्टेनलेस स्टील से, ज्वेलरी से, सिगरेट स्मोक, वहाँ से भी निकल का फॉर्मेशन होता है। ये एलर्जिक रिएक्शन देते हैं और ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं हमारे इंडिविजुअल्स के लिए। ये इराइथेमा कॉज करते हैं, एक्जिमा कॉज करते हैं, लिकेफिकेशन ऑफ द स्किन, स्किन के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं, ये स्किन डैमेज करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने कार्सिनोजेंस इन द एयर में बहुत ही ज़्यादा एलिमेंट को हम लोग ने डिटेल में देखा, जिसमें निकल के बारे में हम लोग ने देखा, फिर कैडमियम के बारे में देखा, रेडॉन के बारे में देखा, फिर हम लोगों ने आर्सेनिक को डिटेल में देखा, फिर नाइट्रोसामाइंस, बैप, बेंजो अल्फा पायरिन क्या होता है उसको डिटेल में देखा, फिर ऑर्गेनो क्लोरीन कंपाउंड्स को देखा, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को देखा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये एक फोटो कार्सिनोजेंस है, उसको देखा, फिर कार्सिनोजेंस के दो टाइप्स होते हैं, नेचुरल एंथ्रोपोजेनिक, उसको डिटेल में देखने की कोशिश की। तो आज के लेक्चर में हम लोग ने कार्सिनोजेंस, जो कि यूनिट 2 का टॉपिक है, उसको डिटेल में देखा। ये जो लेक्चर मैं आप लोग के बीच लेके आ रहा हूँ, ये आपके एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, यहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक, और आप मुझे कमेंट में बताएं आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और ये नेट एग्ज़ाम के साथ साथ गेट एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, अब मैं प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ डिटेल में लेके आऊँगा। आपका यूनिट 2 का ऑलमोस्ट 75-80% टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट के कुछ टॉपिक हैं, जैसे कि टाइट्रीमेट्री, ग्रेविमेट्री, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ये सब टॉपिक मैं आपको आपके बीच लेके आऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में। धीरे धीरे यूनिट 2 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, और साथ में यूनिट 5 स्टार्ट करने जा रहा हूँ 2-3 दिनों के अंदर। तो आप हमारे साथ अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे बने रहें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और मुझे कमेंट में बताएं आपको ये लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।